गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? हाउ इज योर हेल्थ? आर यू टेकिंग सप्लीमेंट्स एवरी डे एंड रेगुलरली? दैट्स इम्पोर्टेंट. सो वी विल वेट. दैट्स अमेजिंग पीपल. आप थम्स अप दे रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड. गुड इवनिंग मिलन. सो हम लोग 1-2 मिनट और वेट करेंगे सो दैट मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर पाए. एंड टुडे अगेन वी डू अ डायबिटीज मैनेजमेंट सेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And the diet and nutrition really plays an important role while we are trying to manage our diabetes. Hello Abdul ji. सो हम आप प्लीज अपने टीम मेंबर्स को जल्दी से मैसेज कीजिए. सो वी वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंड वी विल टॉक अबाउट डायबिटीज मैनेजमेंट टुडे. सो पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ. आई थिंक जो ऑब्वियसली जो सेशंस ज्वाइन करते हैं ऑलरेडी वो मैं जानते हैं, बट जो अगर कोई नए ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको आई विल जस्ट टेल माय बैकग्राउंड. मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ. मोर देन 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. एंड मैंने मास्टर्स किया है, रिसर्च किया है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एंड विच कम्स अंडर ICAR, विच इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. एंड मैंने बहुत सारे जो है एक्सपीरियंस लिया है बहुत सारी कंपनीज, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, प्रोडक्ट्स के साथ R&D सेंटर्स में काम किया है. एंड नाउ आई एम हियर विद यूसाना विच इज अ साइंस बैक्ड कंपनी and who believes, true health is true wealth, and we are here to create healthiest families on earth. So मेरा हमेशा पैशन रहा है न्यूट्रिशन साइंस. सो of course USANA is always a science backed company. और कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है that is very much backed by science. उनका डोसेजेस, उनका कॉम्बिनेशन जब तक रिसर्च नहीं होता, उसके बेनिफिट्स, उनकी डोसेजेस डिफाइंड होती हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो वर्क कर रहे हैं. सो we are here with science backed company and welcome everyone. Another 1 minute, I think we'll wait and we will start the session. आप लोग जल्दी जल्दी से प्लीज मैसेज करिए. जितने आपके टीम मेंबर्स हैं, आप प्लीज उनको रिक्वेस्ट करिए, उनको बुलाइए to attend this session. Another 1 minute, I think. Yeah, I can just present my screen and start now. Okay. मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? Is my screen visible? Please some. Okay, that's amazing. Thank you so much. So we will start today. आज डायबिटीज मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे बिकॉज डायबिटीज को मैनेज किया जा सकता है वेरी वेरी इजीली अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी लाइफस्टाइल पे वर्क करें, अपनी डाइट पे वर्क करें, तो डेफिनेटली वी कैन डेफिनेटली वर्क एंड मैनेज आवर डायबिटीज. सो आज हम डायबिटीज पे बात करेंगे. एजेंडा है कि हम आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. सो प्लीज वट एवर क्वेश्चंस यू हैव, प्लीज आप चैट पे जरूर लिखिए. एंड आफ्टर सेशन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सारे आंसर्स देने की कोशिश करूंगी. एंड बात हम करेंगे क्या क्या डायबिटीज के भी टाइप्स होते हैं, ब्लड हाई ब्लड शुगर लेवल्स क्या होते हैं, नॉर्मल क्या होते हैं, हाई ब्लड शुगर लेवल्स क्या होते हैं, एंड आउटलाइन कि आप उस डायबिटीज को या प्री डायबिटीज को मैनेज कैसे कर सकते हैं. ओके, व्हाट इज डायबिटीज? आप मुझे बताइए. आप डायबिटीज यहाँ पे आप क्या समझते हैं डायबिटीज से जनरल लैंग्वेज में? डायबिटीज आई नो बहुत बहुत कॉमन है इंडिया में. एंड डायबिटिक केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो आप लोग क्या समझते हैं डायबिटीज से? प्लीज राइट वन वर्ड फॉर मी कि आप क्या समझते हैं डायबिटीज क्या है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायबिटीज? I'm waiting for your answers. No answers. एक तो आंसर करिए. एनीवेज, इंसुलिन बनाना बंद या ज्यादा होना. ओके, दैट्स अमेजिंग.
That's wonderful. Blood sugar, sugar level fluctuations. Yes, increased glucose in blood, hormonal imbalance. Yes, Mukesh ji, that's very very important. Thank you so much. आप लोग को काफी knowledge है. When sugar levels in blood increase is called diabetes. विजय जी कह रहे हैं bad sugar levels, blood sugar levels increase. Yes, diabetes is definitely, characterized by high blood sugar levels या high blood glucose, जिसको हम hyperglycemia कहते हैं. हाइपर मतलब कहीं भी किसी भी वर्ड में हाइपर जुड़ता है तो मतलब ज्यादा, हाई ब्लड शुगर लेवल्स कॉज्ड बाय, जैसे आप लोग ने कहा, इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन. हमारी बॉडी में इंसुलिन अगर सही मात्रा में नहीं प्रोड्यूस हो रहा, या फिर हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी उस इंसुलिन को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रही है. सो बहुत से टाइप्स ऑफ डायबिटीज होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल डायबिटीज, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ओके, टाइप्स ऑफ डायबिटीज के बारे में हम बात करेंगे. टाइप 1, जो ये बहुत ही ये टाइप्स बहुत कॉमन फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज हैं जो आपको जनरली देखने को मिलेंगे. बट जनरली लोग टाइप 2 डायबिटीज को जनरली लोग जानते हैं और ये ज्यादा कॉमन भी है अडल्ट्स में. टाइप 1 जो होता है ये ऑटो इम्यून, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम फंक्शन है, हमें हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमें इम्यूनिटी देता है, हमें डिजीज से, हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है. लेकिन बाय मिस्टेक कुछ भी अंदर गड़बड़ी होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही ऑर्गन्स पे अटैक करने लगता है. पैनक्रियाज ये ऐसा ऑर्गन है जहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, उसी को अटैक करने लगता है इम्यून सिस्टम, और सेल्स को, जो सेल्स पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये टाइप 1 होता है. टाइप 2 जो कि बहुत कॉमन है, विच इज लाइक हाई ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं और आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहे, या फिर इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है. राइट, सो दोनों केसेस में टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है. जेस्टेशनल मतलब सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में ही होता है, क्योंकि जो बॉडी की इंक्रीज्ड डिमांड्स है, नीड्स है, वो इनफ इंसुलिन उसको मीट नहीं कर पा रहा है. ये बहुत सारे सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होता है, और जैसे ही बेबी डिलीवर होता है ये जेस्टेशनल डायबिटीज खत्म हो जाता है मोस्ट केसेस में, अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज करें, ध्यान दें. लेकिन आगे रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है. अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है तो लेटर ऑन, लेटर स्टेजेस में ये जो रिस्क फैक्टर है आपका डायबिटीज फिर से होने में, उसका रिस्क फिर से बना रहता है. अच्छा, प्री डायबिटीज भी होता है. डायबिटीज एंटर होने से पहले एक लेवल आता है जहां हम एक्चुअली रिवर्स कर सकते हैं डायबिटीज को. अगर हम लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, डाइट पे ध्यान दें, न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, तो हम प्री डायबिटीज वाली स्टेज को विदाउट मेडिसिन हम रिवर्स कर सकते हैं, जस्ट विद लाइफस्टाइल, जस्ट चेंजिंग आवर डाइट, आवर लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप स्केड्यूल्स. जब ब्लड शुगर लेवल्स हायर होता है नॉर्मल से, लेकिन इतना हाई नहीं होता है कि हम उसको डायबिटीज कह सकें. FPG मींस आपका फास्टिंग, जो प्रांडियल ग्लूकोज होता है या फास्टिंग ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं, वो 100 से 125 के बीच में हो. या HbA1c मतलब ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ये एक मेजर होता है जो सबको मेजर करना चाहिए. हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम फास्टिंग कर लेते हैं या पीपी खाने के 2 घंटे के बाद टेस्ट कराते हैं. बट ये HbA1c जो है ये पिछले 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज कंटेंट आपको बताता है, कितना परसेंट. ये बहुत ही एक्यूरेट मेजर है. ये जरूर आप लोग को टेस्ट कराना चाहिए अगर आप डायबिटीज या फास्टिंग या पीपी करवा रहे हैं, तो साथ साथ HbA1c जरूर कराएं. और अगर वो 5.7 या 6.4 के बीच में आता है तो वो हम प्री डायबिटीज बोलते हैं. जैसे मैंने कहा ये वार्निंग साइन है. और जो है वो हाई रिस्क हो जाते हैं, बट ऑफ कोर्स
we can definitely work on this stage and reverse diabetes, pre-diabetes. What are the signs and symptoms? Symptoms क्या क्या होते हैं? बहुत से हर किसी को बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, वेरी वेरी कॉमन सिम्टम्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगने लगेगी, बहुत फ्रीक्वेंट, मतलब आपको लगेगा मैंने इतना पानी तो नहीं पिया है लेकिन फिर भी मुझे इतना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, आई हैव नॉट हैड, इतना मैंने लिक्विड लिया ही नहीं है फिर भी यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव, बहुत ज्यादा प्यास लगना। नॉर्मल ऑफ कोर्स, आप जब बाहर जाते हैं, धूप में होते हैं, बहुत ज्यादा गैप हो जाता है तो आपको प्यास लगती है, लेकिन अनयूजुअल अगर आपको लग रहा है कि मुझे थर्स्ट लग रही है, या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, फटीग, बहुत ज्यादा थकान, अननेसेसरी थकान, आपने इतना काम नहीं किया लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा थकान लग रही है, डेली लग रही है, और कभी कभी ब्लड विजन भी होने लगता है, और जो वुंड्स होते हैं, मतलब आपको कोई चोट लगती है या कोई कट लगता है, इंजरी होती है, तो उसको हीलिंग, जो नॉर्मल हीलिंग टाइम है उससे कई ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स है तो डेफिनेटली प्लीज प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, बॉडी चेकअप्स कराइए, एंड प्लीज टेक द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। अच्छा, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स क्या होते हैं? अगर हम फास्टिंग की बात करें तो 110 मैक्सिमम होना चाहिए। प्री डायबिटीज में 110 125 होता है, और डायबिटीज जो है मोर देन या इक्वल 126। फास्टिंग अगर आपका 126 के आसपास आ रहा है या उससे ज्यादा है तो दैट मीन्स यू आर डायबिटिक। और अगर 2 आवर्स, मतलब दो टेस्ट होते हैं जब भी आप डायबिटीज का या ब्लड शुगर टेस्ट का कराएंगे। एक फास्टिंग, जब आपने एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स का आपका फास्टिंग हो, और सुबह सुबह आप जो कराते हैं फर्स्ट ब्लड टेस्ट, फिर आपको वो कहते हैं कि आप कुछ खाइए और खाने के 2 घंटे बाद फिर टेस्ट कराइए, तो वो पोस्ट प्रैंडियल होता है, मतलब 2 घंटे के बाद, राइट, खाने के। सो वो 140 से कम होना चाहिए, अगर डायबिटीज है तो वो 200 से ज्यादा आएगा, और अगर प्री डायबिटीज है तो वो 140 से 199 के बीच में रेंज करेगा। HbA1c अगेन 5.7 इज नॉर्मल, 5.7 या 5.7 से कम, 5.7 to 6.4 आपका प्री डायबिटीज, एंड मोर देन 6.4 इज या 6.5 इज योर डायबिटीज। रैंडम मतलब पूरे दिन में कभी भी चेक कर सकते हैं, रैंडमली, जैसे उसका ये डेफिनेट नहीं होता, बट दैट्स नॉट अ वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट। रैंडम इज जस्ट टू चेक कि आप, जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको रैंडम बोला जाता है कि आप चेक करते रहिए, आफ्टर मील्स रैंडमली चेक करते रहिए, बिकॉज मॉनिटरिंग जो है डायबिटीज में वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, सो टारगेट क्या होना चाहिए अगर आपको डायबिटीज है, राइट? तो हमारा, हम अगर उसको मैनेज करना चाहते हैं डायबिटीज को, तो हमारे टारगेट जो है, पैरामीटर्स, हमें कैसे कितने लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज है, फास्टिंग हमारा 80 to 110 आइडियल है, राइट? लेकिन अगर आप डायबिटीज है, अगर 101 से 125 है तो भी सेटिस्फैक्ट्री है। ऐसे ही बाकी आप पैरामीटर्स देखेंगे, अगर फास्टिंग पोस्ट प्रैंडियल अगर देखेंगे तो आइडियल आपका 120 से 140 में होना चाहिए, लेकिन 141 से 180 भी मैनेजेबल है। सो ऐसे ही ब्लड प्रेशर, बॉडी मास इंडेक्स, और बॉडी मास इंडेक्स मतलब आप कितना, आपका वेट है, वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, राइट? आइडियल 20 से 23 होता है, लेकिन अगर सेटिस्फैक्ट्री है आपका 23 से 25 भी आ रहा है तो भी सेटिस्फैक्ट्री है, बट 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपको वेट मेंटेन करना ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हीमोग्लोबिन जो है 7 से कम ही होना चाहिए किसी भी केस में, राइट? टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो हम लिपिड प्रोफाइल भी टेस्ट कराते हैं, उसके भी पैरामीटर्स आपको मेंटेन करने बहुत जरूरी हैं डायबिटीज में, विच शुड बी लेस देन 200। HDL जो कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, सो ये भी आपको मेंटेन करना चाहिए। इट शुड बी मोर देन 40, शुड बी मोर देन 50 फॉर women।
एलडीएल भी एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, सिर्फ एचडीएल ऐसा होता है जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो आपके आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के लिवर तक ले जाता है और उसको वहां पे मेटाबोलाइज करता है। अगर ये कम होगा तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा, और एचडीएल अगर कम होगा तो वो इतना मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाएगा लिवर। तो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे लेवल्स जो हैं वो कम होने चाहिए। ओके, आप पहले मुझे ये बताइए कि कितने कितनों ने अभी रिसेंटली ब्लड चेकअप्स कराए हैं, क्योंकि ये मैं बहुत इंसिस्ट करती हूँ कि प्लीज गेट योर रेगुलर ब्लड ब्लड या होल बॉडी चेकअप डन लास्ट। ओके, लास्ट जो 6 मंथ्स में किसने किसने कराया है, लास्ट 1 ईयर में किसने किसने कराया, लास्ट वीक कृष्णा जी कह रहे हैं वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग। कदम जी कह रहे हैं 9 अगस्त को करा है, वाओ दैट्स अमेजिंग। सो प्लीज इसको कंसिस्टेंट रखिएगा। जो है आप एवरी 6, डायबिटीज है उनको तो एवरी 3 मंथ्स पे कराना चाहिए, बट जो जनरल है एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयरली जो जो नॉर्मल है। अमित जी कह रहे हैं जनवरी में कराया है। किरण जी कह रहे हैं 10 डेज बैक। पावन जी कह रही हैं लास्ट मंथ। ओके, दैट्स अमेजिंग। आशुतोष जी कह रहे हैं 3 मंथ्स, 2 अगस्त, 2 डेज बैक। वेरी गुड, वेरी गुड, एंड आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। आई थिंक हम अगर अपनी हेल्थ को मॉनिटर करते रहेंगे तो हम बहुत ही प्रिवेंटिव स्टेज पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मुकेश जी 3 मंथ्स लास्ट मंथ। विजय जी वेरी गुड, अमेजिंग, एंड दैट्स रियली इम्प्रेसिव। एंड इसको भूलिएगा नहीं, अगर आपने अब कराया है तो एवरी 6 मंथ्स या वंस इन अ ईयर, अगर आप डायबिटिक नहीं है, बट इफ यू आर डायबिटिक or pre-diabetes, every 3 to 6 months you need to check all your body parameters. मिलिंद जी कह रहे हैं 15 अगस्त, वाओ दैट्स एन अमेजिंग डेट। अब्दुल जी कह रहे हैं लास्ट मंथ कराया था, वाओ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। क्या कॉज होता है, बहुत सारे कॉजेज होते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल्स के जेनेटिकली। अगर आपके जेनेटिक्स में रन हो रही है डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर लेवल्स, अगर आपके ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून का कोई भी रीजन नहीं पकड़ा गया है आज तक। समटाइम्स इज जस्ट अ चेंज इन योर डीएनए, जस्ट अ चेंज इन योर जीन्स। अचानक से योर बॉडी बिहेव्स abnormally, और आपका इम्यून सिस्टम आपके बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उसको अटैक करने लगता है। टाइप 2 जो है आपका ओबेसिटी की वजह से। सो क्या होता है कि हमारे सारे सेल्स पे एक इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, राइट, जो इंसुलिन को रिसीव करते हैं और बहुत ही अच्छे से वो यूटिलाइज करते हैं इंसुलिन को आपके ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज करने में। लेकिन जब ओबेसिटी होती है, राइट, जब आपका फैट कंटेंट आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उन रिसेप्टर्स पे फैट की लेयर जम जाती है, राइट, तो वो इंसुलिन को रिसीव ही नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। इसलिए आपका जो ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ने लगता है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, पुअर डाइट है, 45 से ऊपर जनरली लोगों को डायबिटीज हो जाता है, फैमिली हिस्ट्री में है, तो टाइप 2 डायबिटीज इज वेरी कॉमन। अदर्स, अगर पीसीओएस है तो उसमें भी हाई ब्लड शुगर लेवल्स होने के चांसेस हैं। ये जेस्टेशनल ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया। हाइपरटेंशन मतलब आपका हाई बीपी अगर रहता है तो भी आपको हाई ब्लड शुगर लेवल्स होने के चांसेस हैं, या फिर कोई इंजरी हो जाती है, वो तो हम कई बार नहीं उसको प्रिवेंट नहीं कर पाते। बट कोई इंजरी है पैनक्रियास की, या कोई पैनक्रियाटिक डैमेज है बिकॉज ऑफ सर्टेन हाई लेवल ऑफ डोसेजेस ऑफ मेडिकेशंस। अगर आप अनसुपरवाइज्ड मेडिकेशंस ले रहे हैं, रेगुलरली ले रहे हैं, हाई डोसेज पे ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म लेते हैं, तो भी आपका पैनक्रियाटिक डैमेज या किडनी डैमेज भी बहुत सारे केसेस में हो जाता है। सो प्लीज डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। अगर लॉन्ग टर्म आपको कुछ लेना है, अगर आपको लग रहा है, तो प्लीज गो टू द डॉक्टर। ओके, सो हॉर्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? इंसुलिन ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको कहा, पैनक्रियास वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कम रखती है, मैनेज रखती है, आपकी बॉडी में यूटिलाइज करवाती है, राइट।
मेरा बहुत ही एक 27th को आ रहा है मेरा फेसबुक लाइव सेशन, जहाँ पे मैं इंसुलिन पे ही बात करूंगी। मोस्टली लोग इंसुलिन को डायबिटीज से ही रिलेट करते हैं, बट इंसुलिन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन और बहुत सारे फंक्शंस हैं उसके। सो ये जो है मैं आपको जरूर, आप 27 अगस्त को ज्वाइन करिए। सो मैं इंसुलिन पे बात करूंगी, ओनली इंसुलिन, हाउ इट वर्क्स, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या रोल होते हैं, इसलिए इंसुलिन को मैनेज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकागिन एक और हार्मोन होता है। समटाइम्स जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके ब्लड ग्लूकोज को हमेशा कम होना है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब आप फास्टिंग है, या फिर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके आए हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बहुत सी जगह जो है आपको आपको एनर्जी चाहिए, राइट? आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को हाई होने की भी जरूरत होती है। तो वहां पे ग्लूकागिन जो है हार्मोन, वहां ये काम करता है। जहां अचानक से आपकी बॉडी में कम हो रहा है, वहां जो रिजर्व्स हैं उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और वो आपके ब्लड शुगर, आपके ब्लड लेवल्स में आता है। इंक्रेटिन्स जो है वो गट में, आपके इंटेस्टाइन्स में सिक्रीट होते हैं, और इंसुलिन का सिक्रीशन को एनहांस करते हैं, राइट? इसीलिए आपको याद होगा, तो मैंने कहा है कि गट जो है ना, अ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इट्स जस्ट नॉट फॉर कॉन्स्टिपेशन या बावल मूवमेंट। बहुत सारे हॉर्मोन्स, न्यूरो रिसेप्टर्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है आपके जो इंटेस्टाइनल के माइक्रोब्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। इसलिए हमें किसी भी कंडीशन में, चाहे डायबिटीज है, हमें ब्रेन के इश्यूज हैं, किडनी इश्यूज हैं, लिवर इश्यूज हैं, गट को हमेशा ठीक रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे काउंटर रेगुलेटरी हॉर्मोन्स होते हैं। मतलब ये जो है, ये सारे हॉर्मोन्स आपस में बैलेंस में चलते हैं। जहां उनको लगता है कि अभी हमें ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, बॉडी को लगता है तो ग्लूकागिन एक्टिव हो जाता है। अगर आपको लगता है कि इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है, तो इंक्रेटिन्स जो है वो रिलीज होना ज्यादा शुरू कर देते हैं। तो आपकी बॉडी कितनी कितनी अच्छी एक भगवान ने बहुत अच्छा एक ऑर्गेनिज्म आपको बनाया है, जहाँ पे इतना आपके सारे हॉर्मोन्स इतने अच्छे बैलेंस में चल रहे हैं, राइट? सोचिए, इट्स जस्ट नॉट इंसुलिन, कितने सारे हॉर्मोन्स हैं जो आपके ब्लड ग्लूकोज के रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और हम जो है, हम ये सोचते हैं कि बस एक ही इंसुलिन हार्मोन ही है, बट देर आर लॉट ऑफ हॉर्मोन्स। इसलिए हमको जनरली भी, इफ यू आर नॉट डायबिटिक, हमको जनरली भी इन हॉर्मोन्स का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ओके। सो आपको ये कब स्क्रीनिंग करनी चाहिए या टेस्ट कराने चाहिए डायबिटीज के लिए? अगर आपका फैमिली हिस्ट्री में है डायबिटीज, आपके जरूरी नहीं आपके मम्मी पापा को, आपके दादा दादी, नाना नानी, उनके पेरेंट्स को भी हो सकता है। इट कैन रन इन द फैमिलीज। कई बार वो 2 जनरेशन में नहीं आता, थर्ड जनरेशन में आ जाता है। So even if your grand and grandparents will have diabetes, you need to check for diabetes regularly. Overweight, of course, अगर आपका BMI 23 से ज्यादा आता है, 25 तक भी मैनेजेबल होता है, लेकिन अगर 25 से भी ज्यादा आ रहा है, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो आप वेस्ट को मेजर करते हैं, आपका जो नेवल होता है, नेवल से जस्ट ऊपर जो लोएस्ट पार्ट होता है आपकी वेस्ट का, वहां पे अगर आप इंची टेप से मेजर करेंगे, अगर वो 90 सेंटीमीटर से ऊपर आ रहा है या 80 सेंटीमीटर से ऊपर फीमेल्स में आ रहा है, देन यू आर ओवरवेट और obese. सो इट्स जस्ट नॉट BMI. कई बार क्या होता है कि हम पूरी बॉडी लीन होती है, कई बार हमारा वेस्ट पे या हिप पे जो है बहुत ज्यादा फैट अक्यूमुलेट होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो आपका ओवरऑल वेट, BMI, वेस्ट और हिप सर्कम्फरेंस आइडियल होना चाहिए। अगर आपकी हिस्ट्री है हाइपरटेंशन या बीपी की, राइट, या डिसलिपिडीमिया, मतलब आपके जो लिपिड प्रोफाइल्स हैं, अगर आपकी हिस्ट्री में रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपकी हिस्ट्री में हमेशा आपके पापा का, मम्मा का या किसी ग्रैंड पेरेंट का ज्यादा रहता था, या HDL कम रहता था, LDLs जो है वो ज्यादा रहते थे, तो भी आपको चेक कराना चाहिए। अगर आपकी सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब
आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, आप मेजरली डेस्क जॉब कर रहे हैं, डेस्क जॉब कर भी रहे हैं लेकिन आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है उनके भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब आपकी कोई भी हार्ट डिजीज रही है हिस्ट्री में, या पीसीओएस रहा है हिस्ट्री में, तो ये सारा जो है, ये सारे रीजंस बन जाते हैं आपको डायबिटीज के टेस्ट के लिए या स्क्रीनिंग के लिए। ये एक वीडियो है विच आई प्ले। ओके। सो ये आपको कितनी इजीली इसमें बताया कि हमारा पैनक्रियास कहाँ है और कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लूकोज को मैनेज करने में, राइट। अगर ज्यादा है तो उसको कम करता है, अगर कम है आपके ब्लड लिमिट, ब्लड लेवल्स में, तो उसको ज्यादा करता है। सो पैनक्रियास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अब इसमें बताया था कि जब हम डायबिटीज होता है तो बहुत सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड वेसल्स में भी इकट्ठा होने लगता है, हमारे ब्लड वॉल्स को हार्ड करने लगता है, जिस वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर आप उसको मैनेज नहीं करते हैं। सो आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जिनको जिनको डायबिटीज है ना, एक सीजीएम डिवाइस आता है विच इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस, जो मैंने भी लगाया था, कोई भी लगा सकता है। इज जस्ट आपको एक पैच सा होता है, आप 14 डेज तक लगा सकते हैं। वो आपको ना पूरा एक ग्राफ देता है, नंबर्स देता है कि आपने जो भी खाया उसके बाद आपका ब्लड शुगर लेवल्स कितना रेज हो। ये सारा आपके लैपटॉप से या किसी फोन से कनेक्ट हो सकता है, और जैसे ही आप खाएंगे आपको पता लग जाए। तो 14 डेज तक, इफ यू आर प्री डायबिटिक, राइट, या इवन आप डायबिटिक हैं, अगर आप कॉन्टिन्यूअस उसको मेजर करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं और बार बार प्रिक नहीं करना चाहते हैं, तो एक कंटिन्यूअस सीजीएम डिवाइस आता है जो आप यहाँ लगा सकते हैं। इट्स वेरी स्मॉल, वेरी कन्वीनियंट। और हमने तो ये एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कितना बढ़ जाता है ग्लूकोज, या फिर अगर हम ऐसा कोई कॉम्बिनेशन खा रहे हैं प्रोटीन का, फाइबर का, तो कितना ब्लड शुगर लेवल हाई होता है। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमको पता लगा कि अगर हमारी डाइट में फाइबर अच्छा होता है, प्रोटीन गुड क्वालिटी का होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं, तो हमारा जो है कोई भी फूड में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो उतना ब्लड शुगर राइज नहीं होता है। अगर आप सिंपल शुगर्स लेंगे, मीठा लेंगे, मैदा लेंगे, या फिर आप ये जूसेस लेंगे, ड्रिंक्स लेंगे, तो इमिजिएटली बहुत ज्यादा शूट करता है आपका ब्लड शुगर लेवल्स। सो दैट इज अ डिवाइस दैट यू ऑल कैन वेयर एंड मॉनिटर। मतलब कोई भी लगा सकता है, नॉर्मल, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, आप देख सकते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल्स कैसे राइज या डिप कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। अ, अगर आप देखेंगे, अगर डायबिटीज मैनेज आप नहीं कर रहे हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है, जहां पे कितने सारे ऑर्गन्स आप देख सकते हैं, कितने सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होने लगते हैं। हार्ट, ब्लड वेसल्स, आपकी किडनीज, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हो सकते हैं, आईज अफेक्ट हो सकती हैं, आपके नर्व्स, बर्निंग पेन सेंसेशन, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशंस, स्किन के प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फेक्शंस जो है वो बहुत जल्दी होते हैं हमें। डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत जल्दी इन्फेक्शंस होते हैं और उनको हील होने में बहुत बहुत टाइम लगता है। ब्रेन ऑफ कोर्स अगर बहुत लॉन्ग टर्म है तो कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लगता है, डिप्रेशन इश्यूज होते हैं लॉन्ग टर्म। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो अल्जाइमर्स भी बहुत जल्दी हिट करता है। लिवर, पैनक्रियास, टीथ, इवन टीथ, गम इन्फेक्शंस। कई बार लोग कहते हैं कि ओके गम इन्फेक्शंस है, जनरल होगा, ठीक नहीं हो रहा है, अपने आप हो जाएगा। बट प्लीज, कहीं भी आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, हील नहीं हो रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, सो प्लीज प्लीज गेट इट चेक, राइट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका पीसीओएस या फर्टिलिटी इश्यूज, इम्यून सिस्टम फंक्शन, ऑफ कोर्स अगर आपको डायबिटीज है, कोई भी इंफेक्शन, कोई भी वूंड, कोई भी इंजरी बहुत डिले होगा हील होने में। सो दीज आर सो कॉम्प्लिकेशंस। दैट इज व्हाई वी आर वेरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डायबिटीज को मैनेज करें। और इवन हेल्दी जो लोग हैं,
वी शुड नॉट इवन मूव टू डायबिटीज या प्री डायबिटिक स्टेज, राइट? अगर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आईसीएमआर विच इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये डेटा है, जहां पे बताया है कि अराउंड 73 मिलियन पीपल विद डायबिटीज 2017 में होते थे, और वो प्रोजेक्टेड है टू राइज जस्ट डबल, आई थिंक मोर देन ऑलमोस्ट डबल जो है बाय 2045, राइट? सो दिस इज द टाइम वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज। प्रेवलेंस जो है अर्बन इंडिया में आपका 2% होता था 1970 में, जो कि 20% हो गया। कितना शार्प शूट है, राइट? 25 मिलियन जो है वो प्री डायबिटिक हैं, यू नो, एंड 50% पीपल जो है उनको पता ही नहीं है डायबिटिक स्टेटस, बिकॉज उनको कई बार होता है कुछ सिम्टम्स आते हैं, उनको लगता है कि मुझे प्यास ऐसे ही लग रही होगी, मुझे थर्स्ट भूख ऐसे ही ज्यादा लग रही है, मैं थक गया हूँ, अनएक्सप्लेन्ड जो होते हैं ऐसे सिम्टम्स जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। So please don't ignore any symptom. Adults with diabetes have 2 or 3 fold increased risk of heart attacks and strokes. So adults में अगर मैनेज डायबिटीज नहीं है, आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो जो रिस्क है हार्ट अटैक्स का वो 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। सो व्हाट टाइप ऑफ डाइट यू शुड यू ईट? लो ग्लाइसेमिक, मतलब जो फूड आपका ब्लड शुगर लेवल्स अचानक से बहुत ज्यादा राइज नहीं करते हैं, उन फूड्स को या उन फूड कॉम्बिनेशंस को आप लीजिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आपके जनरली जो होते हैं मिलेट्स हैं जैसे, राइट? या फिर आपके फ्रूट, फ्रूट में भी अगर बहुत ज्यादा स्वीट फ्रूट्स नहीं, आपके सारी वेजिटेबल्स जो हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स, ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस होते हैं। आपका मैदा, शुगर, ये बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अगर आप कॉर्न लेते हैं, मक्का लेते हैं, वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लेकिन जब उसके आप वही कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? सो हाई फाइबर इनटेक होना चाहिए, होल ग्रेन्स, मतलब ऐसे ग्रेन जिनकी तीनों लेयर इंटैक्ट हो, राइट? हम लोग को लगता है कि हम आटा जो खा रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन आपने कभी चेक किया है क्या वो होल व्हीट आटा है? कई बार आटा लिखा होता है, आटे जो ग्रेन होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसको हम ब्रांड कहते हैं, वो हाईएस्ट फाइबर होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत होते हैं, वो कई बार निकली होती है, राइट? तो हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि जो भी आप आटा ले रहे हैं क्या वो होल व्हीट फ्लावर है या व्हीट फ्लावर है। सिर्फ व्हीट फ्लावर में और होल व्हीट फ्लावर में फर्क होता है, फाइबर कंटेंट का फर्क होगा, न्यूट्रिएंट्स का फर्क होगा। लीन प्रोटीन्स मतलब आपके जो प्रोटीन फूड आप खा रहे हैं वो फैट कंटेंट में कम होने चाहिए। जैसे अगर आप पनीर खा रहे हैं तो उसको लो फैट पनीर, आप घर पे दूध लीजिए, ऊपर की मलाई निकाल दीजिए बॉईल करके, जो दूध लो फैट हो जाता है उससे आप पनीर बनाइए, तो वो लीन प्रोटीन हो गया, उसमें बहुत ज्यादा फैट नहीं है, राइट? आप दालें जो खाते हैं, बीन्स खाते हैं, वो लीन प्रोटीन्स हैं। या चिकन ब्रेस्ट खाते हैं तो वो लीन प्रोटीन है, उसमें बहुत ज्यादा फैट कंटेंट नहीं है, राइट? अगर आप चिकन या फिश कुक कर रहे हैं तो लेस ऑयल में करिए, आप ग्रिल खाइए, रोस्टेड खाइए, रादर देन कुकिंग इन वेरी ग्रेवीज, रिच ग्रेवीज, या फिर बहुत ज्यादा ऑयल में। सो पोर्शन कंट्रोल हमेशा, आप 100% फुल नहीं हुई है, राइट? 80% ही फुल रखिए। हर मील का पोर्शन कंट्रोल करना है हमें, स्पेशली सीरियल्स का, अनाज का। आप अगर 2 रोटी खाते हैं तो ट्राई टू टेक 1.5 या 1 and more ऑफ दाल, सैलेड, आपका वेजिटेबल्स या लीन प्रोटीन आपने डाइट में ज्यादा बनाए, रादर देन सीरियल्स, यू नो या मिलेट्स को इंक्लूड करिए, जवार को, बाजरा को, या एमरंथ, ये जो आपका जौ होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। एडेड शुगर्स मतलब आपका जो भी चीनी, गुड़, हनी, जो भी आपका अनरिफाइंड शुगर्स, ये सारे एक जैसे ही हैं। ऑफ कोर्स ये रिफाइंड कम है, इनमें थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, लेकिन कैलोरी उतना ही देते हैं। हनी भी आपको उतना देता है, आपका ब्लड शुगर लेवल्स राइज करता है, जैगरी भी करता है, गुड़ भी करता है, आपका जो उसको बूरा कहते हैं उस वो भी करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप चीनी नहीं खा रहे हैं तो दैट्स ओके, मतलब आप गुड़ खा रहे हैं तो ठीक है।
पानी खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं, दीज ऑल रेज योर ब्लड शुगर लेवल्स। अवॉइड अल्कोहल एंड सॉल्ट जो है पूरे दिन में 5 ग्राम तक ही खाना है। एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डालिए, बहुत ज्यादा पिकल्स यूज मत करिए। Then sports and exercise. So at least 150 minutes of moderate intensity aerobic activity जो होना चाहिए आपका पर वीक होना चाहिए। ये आपका 3 days, और बाकी जो है 2 to 3 days आपको रेजिस्टेंट ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी, इंसुलिन जो आपके सेल्स यूज कर पा ज्यादा यूज कर पाते हैं, सेंसिटिविटी जो है इम्प्रूव हो जाती है, वेट आपका मैनेज आप कर पाते हैं। राइट, लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स, स्ट्रेस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज को मैनेज करने के लिए। सो पुअर स्लीप भी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को अफेक्ट करती है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल्स हैं तो आपके हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होने लगते हैं। तो माइंडफुलनेस, योगा, या फिर कुछ प्रॉपर स्लीप हाइजीन, आप कुछ स्ट्रेस लेवल्स को, अगर आपके फेवरेट स्पोर्ट्स हैं, साइकिलिंग है, म्यूजिक है, वट एवर आप एक्टिविटी जो आपका स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करता है, डू प्रैक्टिस देन, डू गो आउट, डू टॉक टू पीपल, गेट योर बॉडी चेकअप्स डन। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हेल्दी वेट, आई थिंक इस पूरी पूरी जो हमने प्रेजेंटेशन, आई थिंक मोस्टली लोग समझ गए होंगे कि वेट को मेंटेन करना, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, लिमिट करना शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस को, रिफाइंड सीरियल्स को, एनुअल स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्क प्लेस इंटरवेंशन। अगर आप कहीं रह रहे हैं, कम्युनिटी में रह रहे हैं, वर्क प्लेस में, वहां पे छोटे छोटे वर्कशॉप्स लगाना या अवेयर करना, आपस में बात करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आजकल कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं कि एनुअल चेकअप्स करवाते हैं एम्प्लॉयज का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो अच्छा है, आप स्क्रीन कर सकते हैं, आप अपने आप नहीं जा रहे, लेकिन यू आर एंड यू ऑल्सो, आप सब इस इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। सो हेल्थ पे, खुद पे ध्यान देना, फैमिली की हेल्थ पे ध्यान देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, तभी आप दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ओके, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स आपको इस बिजनेस से बिजनेस भी मिल रहा है, वेल्थ भी मिल रही है, लेकिन जब हेल्थ अच्छी होगी तभी वेल्थ होगी। राइट, ट्रू हेल्थ जो है वही ट्रू वेल्थ भी है। सो स्टेजेस प्रिवेंशन के क्या होते हैं? मतलब हम बहुत सारे स्टेजेस पे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि आप प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन करें, मतलब आप रिस्क फैक्टर जो है डायबिटीज के, वो ही उस पे आप काम करें। आपको डायबिटीज नहीं है और आप इस पे आप ओबेसिटी को प्रिवेंट करेंगे तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जो है आपके कम हो जाएंगे। प्राइमरी जो है, अगर आपको प्री डायबिटीज है तब आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम करें, हेल्दी डाइट पे काम करें, एडिक्वेट एक्सरसाइज करें, तो आप डायबिटीज तक जाने के लिए प्रिवेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज हो गया है तब भी आपको प्रिवेंशन जरूरी है। किससे? अगर आप उसको जो ऑलरेडी डायबिटीज जिनको है, उनको क्या प्रिवेंट करना है? उनको कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने हैं। सो हर स्टेज पे प्रिवेंशन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम आज हेल्दी है तभी प्रिवेंट, जब डायबिटीज हो गई तो हम उसको ऐसे ही जाने दें। बट डायबिटीज अगर हो गई है तो आप सेकेंडरी प्रिवेंशन पे काम करेंगे। टर्शियरी प्रिवेंशन जब कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है तो आप रिहैबिलिटेशन मेजर्स लेते हैं, आप कॉम्प्लिकेशंस पे काम करते हैं, और फिर एंड टू एंड, दैट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज, हमें वहां तक जाना ही नहीं है। राइट, हमें कॉम्प्लिकेशंस तक जाना ही नहीं है। सो दैट इज वेयर यू नीड टू वर्क। ओके, ओके, ऐसे नाउ आई विल टॉक अबाउट यूसाना प्रोडक्ट जो आपको मैनेज करने में, ब्लड शुगर मैनेज करने में मदद कर सकते हैं, अलोंग विद अ वेरी वेरी गुड हेल्दी डाइट। Regular exercise is very important. These supplements will support the treatment, right? These supplements will support your management. बट जिनको डायबिटीज है, सो प्लीज ऐसा नहीं है कि आप अपने मेडिसिन छोड़ दें या आप अपनी डाइट पे काम करना छोड़ दें। होलिस्टिक अप्रोच इज व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन एजुकेटिंग। होलिस्टिक अप्रोच किसी भी चीज के लिए करना जरूरी है, इट्स जस्ट नॉट फॉर डायबिटीज, छोटे छोटे इश्यूज के लिए भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बैक एक टाइम पे हो गया था बिकॉज ऑफ लॉन्ग सिटिंग आवर्स।
राइट। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मुझे साथ साथ फिजियोथेरेपी सेशंस भी लेने पड़े, मुझे खुद की एक्सरसाइजेस दिन में 2 बार करनी पड़ी, अपने सप्लीमेंट्स पे मुझे ध्यान देना पड़ा, अपने रेस्ट, अपने पोस्चर करेक्शन पे मुझे ध्यान देना पड़ा। जब तक मैं ये सारी चीजें नहीं करती हूँ तब तक मेरा जो है रिकवरी विल नॉट हैपन, राइट। सो दीज आर सप्लीमेंट्स, कोर एसेंशियल्स। जब हम डायबिटीज होती है या प्री डायबिटीज होती है, हम ज्यादातर पोषण रिस्ट्रिक्शन पे जाते हैं, जिस वजह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होना बहुत ही कॉमन होता है डायबिटीज में। अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है तो आपके हार्मोनल डिसबैलेंस भी होगा। सो दैट इज व्हाई कोर एसेंशियल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डायबिटिक और प्री डायबिटिक। अ मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके ओवरऑल हेल्थ पे काम करते हैं। सो इसमें वाइटामिन है, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या आते हैं, आपके सेल डैमेज को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। फ्री रेडिकल्स जो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं उसको स्कैवेंज करते हैं, उसको पकड़ते हैं और बॉडी से बाहर निकालते हैं, राइट। सो बायोमेगा अगेन, ये ऐसा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, दैट इज योर, दे आर पार्ट ऑफ योर सेल, एवरी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, राइट। सेल को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स अंदर आने हैं, कितने बाहर जाने हैं, ओवरऑल हेल्थ पे काम करते हैं। सो बायोमेगा ऑफ कोर्स is very important for an overall health, चाहे heart health है, eye health है, brain, joint, skin, any health. So these omega 3 fatty acids are necessary for your body, they are essential। ठीक है, इसमें आपका ईपीए डीएचए है, वी आर नॉट गिविंग आपको एएलए, जो कि वो भी एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, लेकिन वो वेजिटेरियन सोर्स होता है, उसका जो कन्वर्जन होता है हमारी बॉडी में वो बहुत कम होता है। लेकिन ईपीए और डीएचए जो है, दे आर मोस्ट एक्टिव फॉर्म्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, राइट। इसमें विटामिन डी भी है, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, फॉर बोन हेल्थ। आपको पता है विटामिन डी आपके हार्मोन सिंथेसिस में भी बहुत जरूरी होता है। सो विटामिन डी की कमी आपके सिर्फ बोन्स को अफेक्ट नहीं कर रही है, आपके एंजाइटी लेवल्स को, आपके डिप्रेसिव लेवल, डिप्रेशन में भी कई केसेस देखे गए हैं जिनको डिप्रेशन होता है, उनके विटामिन डी लेवल्स भी कम होते हैं। आपके हार्मोन सिंथेसिस, आपके मसल के फंक्शन में, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है विटामिन डी 3, इवन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। फिर कोक्यूनॉन क्या होता है, ऑफ कोर्स हम, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज या प्री डायबिटीज में, लो एनर्जी, फटीग, राइट। आपका बॉडी जो है कोएंजाइम यूज करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, जब इसकी कमी हो जाती है स्पेशली इन डायबिटीज, पीसीओएस या फिर विद एज, तो हमारा जो एनर्जी लेवल्स है वो डाउन हो जाता है। सो कोक्यूनॉन विल हेल्प यू विद एनर्जी लेवल्स, राइट। फाइबर जी, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी डाइट, कोई भी जो डाइट आप ले रहे हैं वो लो जीआई होनी चाहिए। व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ फाइबर इन योर डाइट, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लीन प्रोटीन, तो आपका जो डाइट है वो लो जीआई हो जाता है। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गट, जैसे हमने अभी इनिशियली पढ़ा था कि गट भी बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है। So fiber is just not for constipation, it's for your hormone regulation, it's for your blood glucose के levels को maintain करने के लिए, बहुत सारे functions है। Fiber is also very important for weight maintenance. So fiber G is will definitely give you good amount of fiber, which is around 10-11 grams of fiber in one scoop. और हमारी दिन भर की fiber requirements around 25 to 30 grams होते हैं। एंड हार्डली जो है, हम सब जो है ना, हार्डली 50-60% ही फाइबर कंजम्पशन कर रहे हैं। सो दिस विल हेल्प यू टू ब्रिज द गैप ऑल्सो, राइट। सो ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया, फाइबर प्रीबायोटिक एक्शन आपके बैक्टीरिया, जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है उसका फूड होता है। सो वेट मैनेजमेंट, ब्लड शुगर लेवल्स का मैनेजमेंट, डाइजेस्टिव हेल्थ। न्यूट्री मील, अगेन दिस इज अ मील रिप्लेसमेंट। ये क्या होता है कि आप जब भी वेट मेंटेनेंस डाइट पे होते हैं तो आपको कैलोरी कम खानी है, राइट। लेकिन कैलोरी जब आप कम खाते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होने के चांसेस होते हैं। सो न्यूट्री मील क्या है, इट्स अ वेरी बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्रोफाइल है, आपको कैलोरीज कम दे रहा है। आपके कोई भी एक नॉर्मल मील होता है उसमें 500, 600, 700 कैलोरीज होती हैं, बट ये आपको 235 किलो कैलोरीज ही देता है। बट इट हैज वेरी गुड हाई फाइबर,
हाई प्रोटीन, 24 वाइटल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल, जो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, सटाइटी देता है, इट गिव्स यू एनर्जी फॉर अ लॉन्गर टाइम, इट्स अ लो जीआई फॉर्मुलेशन, लो ग्लाइसेमिक index formulation, so you can replace 1 or 2 meals with nutri meal. सो वेट मेंटेनेंस, मसल सपोर्ट, ऑफ कोर्स प्रोटीन जो है विद एज, मैंने अभी रिसेंटली कम्युनिटी ग्रुप में एक ग्राफ डाला था कि आफ्टर 30 और आफ्टर 45 कितना ज्यादा मसल डिक्लाइन होने लगता है हमारी बॉडी में. सो उसके लिए एडिक्वेट प्रोटीन, गुड वेट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको मसल मास मेंटेन करना है, उतना रेट ऑफ डिक्लाइन नहीं करना है तो, right? And thank you so much. I will take all the questions now. ओके, किसी को अगर फैटी लिवर है, विजय जी पूछ रहे हैं, इसका शुगर लेवल पे क्या असर होता है? ऑफ कोर्स, अगर फैटी लिवर है तो मतलब क्या है? आपकी बॉडी में फैट अक्यूमुलेट हो रहा है, लिवर आपका मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है. सो ऑफ कोर्स, अगर फैट कंटेंट ज्यादा है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं. इट कैन लीड टू डायबिटीज इफ नॉट मैनेज्ड, राइट? सो ओके, अजीज जी कह रहे हैं मैम हम जो ऑयल ले रहे हैं आज सही चेंज करना होगा, फॉर्च्यून फॉर्च्यून ऑयल. ओके, सो ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हमें ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए कुकिंग के लिए. आपको हमेशा मिक्सचर ऑफ ऑयल्स यूज करने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी वेजिटेबल बेस्ड ऑयल, राइस ब्रांड, सोयाबीन या फिर ऑलिव ऑयल, कोई भी आप यूज करिए. मस्टर्ड ऑयल इज वेरी गुड. आप कॉम्बिनेशन, जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं 2-3 टाइप्स के ऑयल्स लाती हूँ, क्योंकि हर किसी में आपको अलग अलग फैटी एसिड्स मिलते हैं, राइट? किसी में ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 3 भी बहुत जरूरी है, और घी भी बहुत जरूरी है. घी, लेकिन ऐसा नहीं है, घी इज गुड बट 1 टीस्पून अ डे. आप घी रोटी पे लगाइए या दाल पे डालिए, वंस इन अ डे 1 टीस्पून. आप मस्त कुछ सब्जियां मस्टर्ड ऑयल में बनाइए. मस्टर्ड ऑयल इज चीपर देन अदर ऑयल्स ऑफ कोर्स, और इट्स वेरी गुड. उसका फैटी एसिड प्रोफाइल बहुत अच्छा है. तो जैसे मैं कभी सनफ्लावर ऑयल, कभी राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जरूर लाती हूँ. घी हम मेरे घर होता है. और कभी कभी मैं मिक्सचर ऑफ ऑयल्स यूज करती हूँ. कुछ के लिए मैंने मस्टर्ड यूज किया, कुछ के लिए मैंने ऑलिव ऑयल, कुछ के लिए राइस ब्रान ऑयल. सो एवरी टाइम एटलीस्ट हैव 2 to 3 ऑयल्स मिक्सचर से. अगर आप महीने के 3 लीटर ऑयल आते हैं तो एक राइस ब्रांड ले लिया, एक ऑलिव ले लिया, एक मस्टर्ड ले लिया, एंड कीप चेंजिंग, राइट? बहुत लॉन्ग टर्म एक काइंड ऑफ ऑयल मत यूज करिए. थायराइड में क्या दें? ऑफ कोर्स मैंने थायराइड का सेशन लिया था, बट थायराइड में भी ये सारे जो आपको मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं दैट विल वर्क. कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा. अगर वेट गेन है तो न्यूट्रीमील, फाइबर जी. आप न्यूट्रीमील दे रहे हैं तो फाइबर जी नहीं, बिकॉज बोथ हैव गुड अमाउंट ऑफ फाइबर. या न्यूट्रीमील या फाइबर जी. यस, न्यूट्रीमील आप रात को ले सकते हैं, आप डिनर स्किप कर सकते हैं. विच प्रोडक्ट्स वी कैन सजेस्ट टू डायबिटीज? जैसे मैंने आपको बताया, डायबिटीज अगर किसी को है, मैनेज्ड है, सी इट्स जस्ट नॉट प्रोडक्ट्स. प्लीज, अगर आप किसी को प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं तो प्लीज चेक विद देम कि उनकी मेडिकेशंस चल रही हो, वो एक्टिव लाइफस्टाइल हो, एक्सरसाइज हो, और ओवरऑल डाइट भी ठीक हो. तो सप्लीमेंट जैसे मैंने आपको बताया, कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, कोक्यूनॉन, फाइबर जी या फिर न्यूट्रीमील, एनीथिंग दैट यू कैन टेक. अशोक जी कह रहे हैं विच प्रोडक्ट्स बेस्ट फॉर डायबिटिक टू इंक्रीज एनर्जी? कोक्यूनॉन. कोक्यूनॉन जैसे मैंने आपको बताया, कोक्यूनॉन आप दे सकते हैं. पेशेंट सफरिंग डायबिटीज फुट इन दिस. डायबिटीज फुट बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हो गई. इट्स अ कॉम्प्लिकेशन, राइट मुकेश जी? सो प्लीज, अभी हम कोई भी अगर आप सप्लीमेंट दे रहे हैं, दैट should be under doctor's supervision in such cases, in such complications. Please don't self, आप अपने आप पे अपने आप से आप मत लीजिए. आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, आप कोर एसेंशियल्स या फिर बायोमेगा. बट अगेन, डायबिटीज फुट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज. हमें कौन से सप्लीमेंट देने हैं, नहीं देने हैं, कौन सी मेडिकेशन चल रही हैं,
बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में देने पड़ते हैं, सो प्लीज चेक विद द डॉक्टर ओनली। आप दिखा सकते हैं उनको ये सप्लीमेंट्स, और अगर डॉक्टर कहते हैं कि आप ले सकते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। मिलिंद जी, सी डायबिटीज का कोई डायरेक्ट सप्लीमेंट नहीं होता। सो सप्लीमेंट इज टू सप्लीमेंट योर डाइट, टू सप्लीमेंट योर न्यूट्रिशन, राइट। फूड सप्लीमेंट विल ऑलवेज सप्लीमेंट। जो डायरेक्ट होता है वो सिर्फ मेडिसिन होती हैं, राइट। जो आपके डायरेक्ट पैनक्रियास पे काम कर रही हैं, जो डायरेक्ट आपके हॉर्मोन्स पे काम कर रही हैं, दीज ऑल दे सपोर्ट मैनेजिंग। बिकॉज अगर आप डायबिटीज को, सी इवन इफ यू टेकिंग डायबिटीज की मेडिसिन, लेकिन आप अपनी डाइट पे, न्यूट्रिशन पे, लाइफस्टाइल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो डायबिटीज की मेडिसिन भी काम नहीं करती हैं। सो इट्स ऑलवेज एन होलिस्टिक अप्रोच दैट यू शुड टेक। इंसुलिन ले रहे हैं मदर, उनके लिए सप्लीमेंट्स। सो अजीज जी, अगेन इंसुलिन ले रही हैं तो आप ये जो अगर उनका वेट ज्यादा है तो आप न्यूट्रीमील दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर न्यूट्रीमील नहीं तो फाइबर जी, साथ साथ गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक, गुड आप रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, कोर एसेंशियल्स एंड बायोमेगा, ये आप दे सकते हैं। प्लस प्लीज आप एक बार डॉक्टर से जरूर बात कर लें बिफोर स्टार्टिंग दी सप्लीमेंट्स, बिकॉज शी इज ऑन इंसुलिन, और कितना इंसुलिन ले रही हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन है, डाइट कितना अच्छे से फॉलो करिए, सारे फैक्टर्स जो हैं डॉक्टर को पता होने चाहिए। हाँ जी, आज का आपको ये हमेशा जो भी ये प्रोग्राम, ये ट्रेनिंग सेशंस है, इसका रिकॉर्डिंग मैं कम्युनिटी ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी। आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। Yes, I have answered, I think, almost all of them. Doctors are not listening about food nutrients. Okay, Jitesh ji, that's okay. फूड सप्लीमेंट्स आप खुद भी ले सकते हैं, बट जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, कई बार क्या होता है, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन हो जाता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स कुछ मेडिसिन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जब बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, किडनी इश्यूज हैं, लिवर इश्यूज, किडनी, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया, या फिर डायबिटिक फुट है फॉर एग्जाम्पल, उस केस में प्लीज सुपरविजन में ही लें। बट अगर मैनेज्ड है डायबिटीज और प्री डायबिटीज है, या तो आप जरूर सप्लीमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेज करेगा, राइट। बट इन सर्टन कॉम्प्लिकेशंस, प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर, या उनको पता होना चाहिए कि आप ये दो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, राइट। नो प्लीज, यस, डोंट सजेस्ट इन कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज है, उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गए हैं, तो प्लीज आप डॉक्टर से चेक करना बहुत जरूरी है। थैंक्स अ लॉट, आई थिंक आई हैव आंसर्ड एवरीथिंग। और प्लीज ध्यान रखिए, होलिस्टिक अप्रोच फॉर एवरीथिंग। डाइट, न्यूट्रिशन उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपके ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन करें, जल्दी हील करें, आपकी रिकवरी बेटर हो, सूनर हो। सो एक होलिस्टिक अप्रोच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है टू लीड अ क्वालिटी हेल्दी लाइफ, राइट। अगर हम चीजों को खराब कर देंगे, उस हद तक ले जाएंगे, सो इट्स नॉट, इट्स नॉट गुड। प्रदीप जी एक और क्वेश्चन कह रहे हैं, लेस देन 10 कैन आई रिड्यूस दीज प्रोडक्ट्स? नो, दीज प्रदीप जी, ये प्रोडक्ट जो है आपको एनीवेज 10 है तो ये ज्यादा है आपका HbA1c। इवन इफ इट्स मैनेज्ड, व्हेन इफ यू आर मैनेजिंग योर डायबिटीज, इवन इफ इट्स 6, 6.2, 6.4, तब भी ये प्रोडक्ट्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करेंगे। यू डेफिनेटली कैन टेक दीज सप्लीमेंट्स along with, even if your HbA1c is down। जैसे अगर मैं भी ले रही हूँ तो मेरे शुगर लेवल्स को भी तो मैनेज रखना इज इम्पोर्टेंट, इवन इफ आई एम नॉट डायबिटिक। हमारे हॉर्मोन्स को, हमारी ओवरऑल हेल्थ को, ऑर्गन सिस्टम्स को काम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। यस, आई आई नो, मतलब बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं रेकमेंड करते हैं, क्योंकि अगेन उनका ये फोटे नहीं है, राइट।
सो फूड सप्लीमेंट्स जो है आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी आपको बता सकती हैं, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हो जाते हैं तब डॉक्टर की सुननी चाहिए और उनके उनके एडवाइस को ही फॉलो करना चाहिए. बट ऑन अ जनरल बेसिस यू डोंट नीड अ डॉक्टर्स एडवाइस फॉर फूड सप्लीमेंट, बिकॉज ये फूड के सप्लीमेंट्स हैं. These are not medicines, these are not drugs, right? So you can definitely take these supplements. Thank you so much. Thank you, everyone, and have a great evening. See you soon. Take care of your health. Bye.